स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मिस। यस मिस। ठीक है। तो मैं पढ़ा रही थी आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन एक्चुअली वो साइंटिस्ट था, वो मैथमेटिशियन, वो फिजिस्ट था, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक कंप्यूटर सिस्टम को या एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन का थ्योरेटिकल डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आज तक के कंप्यूटर्स में फॉलो होता आ रहा है। अब इसमें क्या क्या था, ठीक है भाई, ये बेस है, या यूं कह लीजिए कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज सर्व कर रहा है एज अ बेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। यानी जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स इस वक्त आपके सामने हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बेस पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब इस वॉन न्यूमैन मशीन में क्या क्या था, इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट था, जिसके अंदर फिर इसमें एक मेमोरी थी, स्टोरेज था, इनपुट आउटपुट था, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसने दिया था। अच्छा, अब द डिजाइन वाज पब्लिश्ड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द एडवेक, ठीक है। ये इसका नाम था डॉक्यूमेंट का जिसमें ये डिजाइन पब्लिश किया गया था। अच्छा, अब और इसको उस पर कहा गया था फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है। ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये लेकर आया था, ठीक है। और उससे पहले अर्लियर कंप्यूटर्स जो थे वो, और फिर इसने इसके आर्किटेक्चर में एक और अच्छी बात ये थी कि ये मल्टीटास्किंग थी इसमें, वरना इससे पहले जो अर्लियर कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, जैसे ENIAC, वो हार्ड वाइड थे और वो एक काम एक वक्त में करते थे, ठीक है। अगर उनको एक से ज्यादा डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते तो उनको दोबारा रीवायर करना पड़ता, यानी उसको पूरा उसका आर्किटेक्चर बदलना पड़ता, जो कि एक बहुत ही थका देने वाला और बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन जब स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आया तो उस शक्ल में हमें एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक जनरल पर्पस मशीन मिल गई। वॉन न्यूमैन ने हमें दरअसल एक ऐसा डिजाइन दिया, एक ऐसी मशीन का डिजाइन दिया जो क्या हो गई, मल्टीपर्पज बन गई, यानी एक से ज्यादा काम एक वक्त में हम उसमें कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी हार्ड वायर। अब ये थ्योरेटिकल डिजाइन किन किन चीजों पे कंप्राइज करता था, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता था, मेमोरी यूनिट, मास स्टोरेज, ठीक है, और इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, उसके अलावा फिर यही जो डिजाइन था ये बना आगे जाके बेस मॉडर्न कंप्यूटर, यानी आज तक फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये जो मॉडल है ये आज तक फॉलो हो रहा है। फिर हार्वर्ड आर्किटेक्ट एक और साइंटिस्ट था जिसने इससे मिलता जुलता एक और आर्किटेक्चर दिया, उसका नाम था हार्वर्ड, उसको और उसके आर्किटेक्चर को कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। उसने इसमें एक कदम बढ़ के एक काम और किया कि उसने उसमें उस साइंटिस्ट ने इस डिजाइन में बसेस को इंट्रोड्यूस करा दिया, ताकि मेमोरी से जो भी डाटा रीड करना हो या राइट करना हो वो थ्रू बसेस हो सके। तो इसने एक नई चीज इसमें एड्रेस और डाटा बसेस इंक्लूड करा दी। इस स्ट्रक्चर को मजीद क्या किया उसने, इसमें दो और चीजें इंक्लूड कर दी, दैट इज एड्रेस और डाटा बसेस, ठीक है। लेकिन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर उससे आगे रहा, इसलिए कि वो सिंपलर था और रियल हार्डवेयर में आराम से इंप्लीमेंट हो जाता था। देखें, ये है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये है वॉन न्यूमैन का बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर, डिजाइन आर्किटेक्चर, थ्योरेटिकल डिजाइन आर्किटेक्चर जो उसने प्रोपोज किया था। अब इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसने लगाया, जिसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाया, रजिस्टर्स लगाए, मेमोरी लगाई, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये पूरा इसका पूरा एक स्ट्रक्चर इसने हमारे सामने क्रिएट करके दिखाया है। अब आज सबको पता है सीपीयू का काम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं और अ वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। सीपीयू के अंदर बहुत छोटे छोटे जो है ये रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे स्टोरेज डिवाइस लगे हुए होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज इन सीपीयू। ये जो रजिस्टर्स हैं, ये छोटी छोटी जो सीपीयू के अंदर ये जगह मौजूद है, ये बहुत ज्यादा क्या है, फास्टेस्ट है क्योंकि छोटी है, ठीक है। और सीपीयू के अंदर ये सीपीयू से बहुत करीब है। अब सीपीयू को डाटा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम बचाएगी, यहीं से यहीं जो भी उसको रीड राइट करना होगा, जो भी डाटा पे उसको काम करना होगा, जिस भी चीज की उसको जरूरत होगी, रजिस्टर से फौरन अंदर ही के अंदर वो ले लेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा।
ऑल डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा जहां आके रुकता है वो कहाँ आके रुकता है, वो रजिस्टर में आके रुकता है। इससे पहले जब रजिस्टर्स नहीं थे तो वो सीपीयू से बाहर जो भी मेमोरी थी, टेम्परेरी मेमोरी, डाटा वहां आके जो है वो रुकता था, फिर प्रोसेसिंग के लिए आता था। ठीक है, तो उसके लिए सीपीयू को क्या करना पड़ता था, उस मेमोरी से कांटेक्ट करना पड़ता था और फिर वो डाटा जो है वो सीपीयू को मिलता था, जो क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो रजिस्टर्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब सीपीयू में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, होता क्या है कि वहीं का वहीं वैल्यू होती है और वहीं का वहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको ले लेता है। फिर है कौन कौन से हैं ये, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस। अब अगर मुझे हार्ड डिस्क से कोई डाटा चाहिए, सॉरी हार्ड डिस्क से फॉर एग्जांपल कोई डाटा चाहिए, हार्ड डिस्क की किसी लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा हुआ है मुझे चाहिए, तो उस डाटा का एड्रेस मैं कहाँ रख दूंगी, क्योंकि एड्रेस पे जाकर ही डाटा उठाएगा ना, उसका एड्रेस मैं लाकर रख दूंगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो उस एड्रेस को ढूंढने के लिए इसको फिर टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड्स द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। ये वो सारा डाटा जो मेमोरी से सीपीयू में आता है और सीपीयू से मेमोरी में जाता है, दोनों तरह का ट्रांसफर। ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर का काम क्या है, ये वो डाटा कंटेन करता है जो सीपीयू से मेमोरी जाता है, मेमोरी से सीपीयू ट्रांसफर होता है। फिर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो इंटरमीडिएट यानी बहुत जरूरी जो अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, जिनकी फॉर एग्जांपल जरूरत पड़े तो फौरन वो एक्यूमुलेटर से ले लें। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ही अपने पास रखता है। एक इंस्ट्रक्शन अभी प्रोसेस में है तो प्रोग्राम काउंटर उससे अगली वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस या उससे अगली वाली इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन अपने पास कंटेन करता है। अच्छा जी, उसके बाद है CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जाहिर बात है जिस करंट इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं उसको भी तो कहीं रखना होगा ना, तो वो CIR रजिस्टर में होता है। और करंट इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ आती है, PC प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, उसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, ये तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि एंड और नॉट। एंड क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और क्या है, एडिशन। नॉट क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट। फिर कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, अच्छा ये ALU के जो ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल करता है, मेमोरी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इन तमाम चीजों को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कब इनपुट आएगा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी उसकी, और फिर किस तरह से कहाँ पे इनपुट जाएगा, तो ये तमाम कंट्रोल जो है ना इस पूरे फ्लो का प्रोग्राम के, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। और वो कंट्रोल सिग्नल्स ये सारे काम जो है वो बखैर खूबी सीक्वेंशियली करा लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट control the operation of the computer's ALU, ठीक है, memory and input output devices, telling them how to respond to the program instructions। ठीक है भाई, it has just read and interpreted from the memory unit। ये बताता है इनको कि किस किस्म की इंस्ट्रक्शन है और तुम्हें इस पे किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो प्रोवाइड्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड बाय द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना और टाइमिंग का ख्याल रखना, किस टाइम में कहाँ कब कौन सा काम कराना है, किस यूनिट से कब कहाँ किस तरह कौन सा जो है फॉर एग्जांपल दो यूनिट्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो किस तरह करानी है। मतलब इस तरह के जितने भी कंट्रोल के काम है वो तमाम काम यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जो टाइमिंग को देखते हुए चीजों को या प्रोसेसेस को या जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको कंट्रोल करते हैं, और जो भी ये डिवाइसेस है इनसे वो सारे काम करवाते हैं जो इनको करने होते हैं। फिर है बसेस। बसेस का काम है ट्रांसफर। ठीक है, बस में बिठा के आप बस को बैठ के घूम घूम लेते सारा शहर, तो यहाँ पे भी बसेस हैं। बस का काम है डेटा का ट्रांसफर कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। और दूसरा काम इनका क्या है कि ये तमाम मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स आपस में बसेस के जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, बस लाइंस के जरिए कनेक्ट कर देते हैं तमाम मेजर कंपोनेंट्स को टू द सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है भाई, तमाम मेजर कंपोनेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ बसेस क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। A standard CPU system bus is comprised of a control bus, data bus and address bus। अच्छा, एक स्टैंडर्ड सीपीयू सिस्टम बस जो है, ठीक है, सीपीयू में एक सिस्टम बस होती है जो सबसे बड़ी सबसे दादी अम्मी बस होती है,
और वो जो है 3 बसेस पे कंप्राइज होती है। उसमें एक कंट्रोल बस होती है, एक डाटा बस होती है और एक एड्रेस बस होती है। एड्रेस काम क्या है? एड्रेसेस डाटा के एड्रेसेस को प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कैरी करवाना। डाटा बस का काम क्या है? प्रोसेसर और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कंट्रोल बस का काम क्या है? ये कंट्रोल सिग्नल्स और कमांड्स जनरेट करती है सीपीयू से। मैंने अभी आपको बताया था ना, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। तो वो इसी कंट्रोल बस के जरिए उसको जिस कंपोनेंट को भी जो भी मैसेज देना होता है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल, वो क्या करता है? इस बस के थ्रू वो मैसेज तमाम डिवाइसेस को कन्वे कर देता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर। और इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। यकीनन आपके समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे आप पूछ लीजिए। नो मिस, कोई सवाल नहीं है। उसके अलावा फिर मेमोरी यूनिट है। कोई सवाल? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बच्चों। फिर मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? अच्छा, मेमोरी यूनिट जो है वो 2 तरह की मेमोरी होती है मेमोरी यूनिट में। ठीक है, सॉरी, मेमोरी यूनिट में 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी में आपके पास आ जाती है रैम और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास आ जाती है हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब इन दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन सी होती है? रैम, क्योंकि उसका फासला सीपीयू से हार्ड ड्राइव के मुकाबले में कम होता है। तो जितना फासला सीपीयू से मेमोरी का कम होगा उतना फास्ट वो काम करेगी। और रजिस्टर इससे भी ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि वो सीपीयू के अंदर ही रखे हुए होते हैं। बल्कि रैम से ज्यादा फास्ट होती है कैश मेमोरी, वो रैम से भी करीब होती है सीपीयू से। ठीक है, उसका फासला रैम से भी ज्यादा कम होता है सीपीयू से। बाज़ औक़ात उसमें 3 तरह के कैश होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बाज़ औक़ात कुछ कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर भी लगी हुई होती है। और रजिस्टर्स तो सबसे ज्यादा फास्ट हैं क्योंकि वो होते ही अंदर है। ठीक है, तो वहां से वैल्यू उठाने के लिए सीपीयू को टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही है बात? द एड्रेस विल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी लोकेशन इन द मेमोरी। अच्छा, अब रैम जो है वो क्या है? रैम इज स्प्लिट इनटू पार्टीशंस। आपको पता है रैम के पार्टीशंस होते हैं। ईच पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस एंड इट्स कंटेंट्स बोथ इन बाइनरी फॉर्म। अच्छा, ये तमाम चीजें कंप्यूटर में जितनी एग्जीक्यूशन होती है 0 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, और हर रैम के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर सेल का अपना एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, वो और हम उन्हीं एड्रेसेस के थ्रू डाटा को लोड करते हैं और इधर से उधर पहुंचाते हैं। ठीक है, लोडिंग डाटा फ्रॉम परमानेंट मेमोरी इनटू द फास्टर एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टेम्पररी मेमोरी रैम अलाउज द सीपीयू टू ऑपरेट मच क्विकर। अभी मैंने आपको बताया कि बजाय सीपीयू लोड करे वैल्यूज हार्ड ड्राइव से जाकर, बहुत दूर से जाकर, रैम क्या करती है? डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है और सीपीयू को बआसानी वैल्यूज वो देती रहती है जो भी उसको वो चाहिए होती है। और इस तरीके से सीपीयू जो है वो ज्यादा क्विकली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है, अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आप सबको पता है, इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं? सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो प्रोसेस होती है और आउटपुट डिवाइस पे हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर तमाम रिजल्ट्स को एवेलुएट करता है और उसको फिर इवेलुएट करने के बाद मेमोरी को देता है और मेमोरी फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस को दे देती है ताकि हम एंड यूजर जो है वो उसको देख सके। This architecture is very important and is used in our PCs and even in supercomputers. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो डिजाइन, थ्योरेटिकल डिजाइन है जो प्रोपोज किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, तो ये आज तक के फॉलो हो रहा है मॉडर्न पीसीज में और इवन सुपर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। Control unit retrieves data and instruction in the same manner from one memory. Design and developed of the control unit is simplified, cheaper and faster. Control unit का काम क्या है? डाटा को रिट्रीव करना, इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करना और तमाम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देकर ठीक तरीके से रन करना। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो जो इसका डिजाइन है, इस डिजाइन में खास बात यह है कि ये चीपर है और फास्टर है। यानी इसने इतने अकल लगा के कंट्रोल यूनिट को इतनी सही जगह पर ऑर्गेनाइज किया है, इतनी सही जगह पर प्लेस किया है कि वो फास्टर आपको सर्विस दे रहा है और दूसरी बात के चीपर भी है। क्योंकि आर्किटेक्चर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम उसको कमर्शियली यूज के लिए मशीन को बना रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो भी कमर्शियल बेसिस पर होना चाहिए ताकि हर कोई उसको खरीद सके। फिर डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फ्रॉम मेमोरी आर रिट्रीव्ड इन द सेम मैनर। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो डाटा आपका प्रोसेस होता है सेम मैनर में काम होता है।
Organization of memory is done by programmers which allows them to utilize the memory's whole capacity. अब यहाँ पर मेमोरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से उससे आप वैल्यूज लेंगे, किस तरह से उसको वैल्यूज देंगे, ये इसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट लिखा जाता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंस्ट्रक्शन सेट कौन लिखता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर लिखता है। तो मेमोरी बना देना और उसको लगा देना ये इंजीनियर का काम है। फिर वो मेमोरी के अंदर किस तरीके से पार्टीशन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से डाटा आएगा जाएगा, ये सारा तय करेगा कंप्यूटर प्रोग्रामर, और इसके लिए वो इंस्ट्रक्शन सेट बनाकर मशीन में पहले से रख देगा। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? अब सारी बात है, कुछ एडवांटेजेस होंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आप यहाँ पर पहला डिसएडवांटेजेस इसका बॉटलनेक ये है कि ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन पैरेलल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर अलाउड नहीं है। यानी सीक्वेंशियल का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, सीक्वेंस पे चलेगा, बीच में से हम नहीं कर सकते। One human bottleneck instructions can only be carried out one at a time and sequentially. यानी हर वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एक वक्त में आएगी, एक वक्त में कैरी आउट होगी, और एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, उसी पे काम होगा। एक वक्त में दो इंस्ट्रक्शंस पे काम ये नहीं कर सकता था। रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बीइंग रीरिटन ड्यू टू एन एरर इन द प्रोग्राम। और एक रिस्क इसमें और भी था कि अगर इंस्ट्रक्शन आपकी रीराइट हो जाए तो वो क्या करेगी, प्रोग्राम में एरर जनरेट कर देगी। ये उसकी है, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की एक और, तो बस सही है। यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, इसको काइंडली रिवाइज कर ले, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए।
ठीक है बेटा, पढ़ लिया आपने? कोई सवाल है बच्चों? अच्छा, नो मिस। अच्छा अब आता है आपके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, सॉरी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, अब ये देखिए कि एक इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। कि कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी से होती है फेच। मेमोरी इंस्ट्रक्शन को फेच करती है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है कि आया इसको इस करना क्या है। ठीक है, इस पे किस किस्म का एक्शन परफॉर्म करना है। फिर वो उसमें जो भी ऑपरेंड्स होते हैं डाटा के वो फेच होते हैं, फिर एग्जीक्यूट होती है इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं, रिजल्ट्स का स्टेटस जनरेट होता है और फिर वो स्टोर होता है मेमोरी में। और फिर स्टोर होने के बाद ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसी तरीके से फेच होती है, फिर वो डिकोड होती है और फिर वो एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली 3 स्टेप है इसके, फेच, एग्जीक्यूट और डिकोड। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई, फेच हुई, फिर जो सीपीयू है उसने कहा कि आया ये है क्या, देखूं तो सही करना क्या है। फिर उसने देखा कि करना क्या है, उसके बाद फिर वो परफॉर्म करता है सारे जो भी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो रिजल्ट जनरेट कर देता है। तो और रिजल्ट जनरेट होने के बाद वो फिर मेमोरी से किसी भी आउटपुट डिवाइस को दे दी जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ कंप्यूटर fetches a program instruction from its memory, determines what the instruction wants to do, ठीक है, and carried out those actions. For example, आपने कोई वीडियो प्ले किया तो इनपुट क्या हुआ, वीडियो प्ले करना, फेच हुआ, इंस्ट्रक्शन फेच हुई, फिर डिकोड हुई कि आया कहाँ है वीडियो, किस तरह है, क्या है क्या नहीं है, किस फॉर्मेट में प्ले करना है, जो भी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। उसके बाद वो क्या होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। 2 स्टेप भी होते हैं इसमें। ठीक है, फेच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल में कुछ 3 स्टेप भी कहते हैं, कुछ इसको 2 स्टेप भी कहते हैं। कि स्टार्ट, फेच, इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और दोबारा से ये फीडबैक करता रहता है। स्टार्ट, फेच, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, फिर दोबारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर एग्जीक्यूट। ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी फेच हो जाती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी फेच हो जाती है। इसी तरह रिपीटेडली ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो जाता। यानी बूट होने से लेकर और शट डाउन होने तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये इंस्ट्रक्शंस किसी भी किस्म की होती हैं, ये इंटरनल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं या आप दे रहे होते हैं वो भी होती है। हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस इसी तरीके से एग्जीक्यूट और फेच और डिकोड होती है। सही है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होती है। In modern computers, this means completing the cycle billions of times a second. Without it, nothing would be able to be calculated. और modern computers में जो है 1 सेकंड में क्या है, billions of cycle जनरेट होते हैं। ठीक है, इस किस्म के इतने फास्ट हैं आजकल के कंप्यूटर्स के 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ यानी लाखों में क्या है, लाखों करोड़ों में जो है वो साइकिल जनरेट होते हैं और बहुत फास्टर वे में हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अब इस सारे काम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। रजिस्टर सर्किट्स इन्वॉल्व, द सर्किट्स यूज्ड इन द सीपीयू ड्यूरिंग द साइकिल आर। अब सीपीयू, जब ये देखें सीपीयू में ना एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ होता है। वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की वाइब्रेशन जो है ना वो क्लॉक टिक्स पैदा करती है। ठीक है, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो वाइब्रेशन है ना वो क्लॉक टिक्स जनरेट करती है और हर टिक का मतलब होता है एक साइकिल। तो अगर मैं कहूँ कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो इसका मतलब क्या है कि 2.4 मिलियन साइकिल्स जो है वो बिलियन साइकिल्स वो 1 सेकंड में इतनी क्लॉक टिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो ऑसिलेटर तेज मूव करता है उतनी ज्यादा क्लॉक टिक्स हमारे पास पैदा होती है और उतना ज्यादा सीपीयू हमारा फास्टेस्ट वे में काम करता है। यही सारा प्रोसेस ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट वाला। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रजिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ये बता रहा होता है, देखिए एक इंस्ट्रक्शन पे अभी काम हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कौन सी आनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, तो वो हम रखते हैं उसका काउंट प्रोग्राम काउंटर में, उसका ट्रैक हम रखते हैं प्रोग्राम काउंटर के अंदर। एन इंक्रीमेंटिंग काउंटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। यानी मेमोरी सब दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी आनी है
तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखते हैं, उसका एड्रेस हम कहाँ रखते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में द एड्रेस इन मेन मेमोरी दैट इज करंटली बीइंग रीड और रिटन। अब रैम में अगर कोई किसी एड्रेस पे कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है अब वो रीड करने के लिए है या राइट करने के लिए, जिस किस्म की भी वो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो हम रखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ताकि फिर जल्दी से सीपीयू इस एड्रेस को फेच करे और इस पर जो भी रीड राइट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करे और एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, ये एक 2 वे रजिस्टर है जो डेटा को फेच करता है मेमोरी से, ठीक है, एंड रेडी फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस और डेटा वेटिंग टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी डेटा को मेमोरी में लाना और मेमोरी से ले जाना, ये दोनों काम किसके हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर के। ये 2 वे रजिस्टर है जो क्या करता है, डेटा को मेमोरी से फेच करता है, ठीक है, एंड रेडी फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस, और सीपीयू को रेडी करता है ताकि वो उसे प्रोसेस करे। ठीक है, डेटा उठा लिया इसने मेमोरी से और फिर सीपीयू को दे दिया कि जाओ प्रोसेस करो। और डेटा वेटिंग टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी, अब प्रोसेस होने के बाद डेटा को दोबारा मेमोरी में भेजना होता है, तो वो जो डेटा वेट कर रहा होता है फिर वो भी इसी रजिस्टर में करता है, ताकि ये जो वेट कर रहा होता है डेटा, ये प्रोसेस्ड हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद ये वेटिंग इसकी जैसे खत्म होती है फिर ये मेमोरी को वापस दे दिया जाता है। फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR, a temporary holding ground for the instruction that has been fetched from memory। ठीक है, ये जो CIR रजिस्टर है ये किस लिए है कि जस्ट जो इंस्ट्रक्शन अभी फेच हुई है मेमोरी से वो थोड़ी देर के लिए कायम करती है, कहाँ पे, CIR रजिस्टर में। अगर कि उसको जहां पर मेन जगह पे जाना है, अगर वहां पे जगह खाली नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए कायम करती है कहाँ पे, CIR रजिस्टर में, टेम्पररी होल्डिंग ग्राउंड फॉर द इंस्ट्रक्शन that just has been fetched from memory। अभी मेमोरी से फेच होके आई है और वो अगर वो रजिस्टर फॉर एग्जांपल मसरूफ है जिसमें उसको जाना है, तो क्या होता है, उसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी तौर पे कहाँ ठहरा देते हैं, CIR रजिस्टर। फिर कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द CIR। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अब CIR रजिस्टर में ही ये डिकोड कर लेता है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन आएगी CIR रजिस्टर में पहले, फिर जाएगी डिकोड होके जहां पर उसको जाना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट डिकोड कर लेता है, CIR रजिस्टर में आ गई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टेम्पररी आती है, देखें सबसे पहले फेच होके कहाँ आई, CIR रजिस्टर में, और इतनी देर के लिए यहाँ रुकी जब तक कंट्रोल यूनिट को ने ये डिकोड नहीं कर लिया कि CIR रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली है। ठीक है, decodes the program instruction in the CIR, selecting machine resources such as data source register and a particular arithmetic operation and coordinates activation of those resources। अब डिकोड करने के बाद फिर ये सोचता है कि इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेजना है, ठीक है, इसके लिए कौन सी मशीन रिसोर्सेज यूज होंगी, इसको आया किसी रजिस्टर में भेजना है, या इस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या इसको जो है कुछ और इसके साथ करना है, या इस इंस्ट्रक्शन को कोऑर्डिनेट करना है किसी और रिसोर्स के साथ। तो ये डिकोड होने के बाद ही पता चलता है आया कि इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है। फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, अरिथमेटिक, अगर फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक ऑपरेशन की जरूरत है तो वो इसको फिर क्या कर देगा, ALU के हवाले कर देगा। इसी तरह एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, व्हेन अ कंप्यूटर ओबेज द इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर प्रोग्राम इट इज सेट टू बी रनिंग और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये सारा काम होने के बाद ये जो सारी प्रोसेसिंग है इसके बाद क्या होती है, एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, बिफोर अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट अ कंप्यूटर प्रोग्राम द प्रोग्राम मस्ट बी रेसिडेंट इन मेमोरी। मैंने अभी आपको बताया था कि सारा काम करने के बाद ये मेमोरी में दोबारा से सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये मेमोरी को ले जाकर जो रिजल्ट है, जो स्टेटस है रिजल्ट का, मेमोरी में अपडेट कर देता है। फिर मेमोरी से आगे जहां पे भी भेजना होता है तो वो होती है एग्जीक्यूशन। ठीक है, अच्छा, मेमोरी में वो उसको जगह दे दी जाती है, ठीक है, इंटरनल मशीन। और यहाँ पर एक इंटरनल मशीन लैंग्वेज, तो मुझे मैंने आपको बताया था कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बैक एंड पे काम कर रही होती है, जो हमें नजर नहीं आ रही होती, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये सारी इस पूरे कंट्रोल फ्लो की। The program must occupy a set of consecutive bytes in memory and must be written in the internal machine language for the computer। ठीक है, each CPU has its own machine language, which means that before a program can be executed on another CPU, it has to be rewritten in the internal machine language of the other CPU। CPU के लिए अपनी इंटरनल मशीन लैंग्वेज होती है, तो अगर आपको एक CPU से दूसरे CPU पे कोई पर्टिकुलर चीजें भेजनी है, पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजने, तो वो क्या करता है, फिर अपने तौर पे उसको अपनी लैंग्वेज में उसको जो है वो रीराइट करके और फिर एग्जीक्यूट करता है। The concept that the program to be executed is stored in the computer memory is an important one. This is what makes the computer such as general। अच्छा, इसी वजह से
हमारे पास जो है यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। क्यों है? दिस इज व्हाट मेक्स द कंप्यूटर such a general purpose program solving machine. Merely by changing the program stored in memory, the computer can be used to carry out an entirely different task. तो अब क्या होता है, ये जो सीपीयू के इंटरनल लैंग्वेज होती है, ये क्या करती है, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को हैंडल करने की सलाहियत रखती है और डिफरेंट टाइप के टास्क हम एक ही दफा में बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं। और हमारी जो ये मशीन है, ये एक जनरल पर्पस मल्टीपर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन जाती है, जो हर किस्म के काम एक ही वक्त में अंजाम दे रही होती है। ये असल में होता तो बेटा सीक्वेंशियली है सब कुछ, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्टेस्ट होता है कि आपको लगता है कि सारी चीजें एक वक्त में चल रही है। वंस द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, देन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कैरिड आउट। ठीक है भाई, एक दफा प्रोग्राम आ गया मेमोरी में, फिर ये सीक्वेंस कैरी होती है। अच्छा, वो क्या क्या सीक्वेंस है? insert instruction address to the address of the first instruction। अच्छा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पहले वो सेट कर देता है कि भाई पहली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जहां से मुझे काम शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद वो उसे फेच करता है उस करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस से, फिर उसे अच्छा जैसे ही ये फेच हो जाती है ना, अब करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस खाली है, तो ये क्या होता है, दूसरी आने वाली इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो करंट इंस्ट्रक्शन है, फिर ये फेच होने के बाद फिर डिकोड होती है और फिर एग्जीक्यूट के मरहले से गुजरती है। दिस सीक्वेंस इज यूजुअली कॉल्ड फेच या फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ये एक ही बात है। ठीक है, ये आप देखें, आपके पास जो है इस वक्त प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपके पास है 1940 और प्रोग्राम काउंटर में इस वक्त आपके पास है 300। ठीक है, ये करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में 1940 के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन आई है एसी में। ठीक है, वो कौन सी है? 3। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन इसमें आ गई। अब आप देखें प्रोग्राम काउंटर जो है वो 1 हो गया है और ये इंस्ट्रक्शन फेच होके, पहली इंस्ट्रक्शन है जो हमने फेच की है, ये तो ऑलरेडी मौजूद थी ना, ये पहली इंस्ट्रक्शन हमने फेच की है, ये एक्यूमुलेटर में आ गई है। उसके बाद क्या होगा? अब इस पर काम होगा। काम होने के बाद आप देखें IR रजिस्टर जो है ये चेंज हुआ है, इसमें दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, ये काम हो गया, अब ये मेमोरी को भेज दी गई। IR रजिस्टर में क्या होगा? दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और फिर प्रोग्राम काउंटर आप देख लें 302 हो गया है। ठीक है, और जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, अब 3 के बाद था 2, तो एक्यूमुलेटर में क्या होता है, हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से जो भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करके यहाँ स्टोर करते हैं। तो यहाँ देखो 3 और 2 क्या बन गया? 5। ठीक है, 3 और 2 क्या बन गया? 5 बन गया। 3 + 2 = 5। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला गया और करंट इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद, डिकोड होने के बाद, डिकोड जब किया तो उसने पता चला कि ये एडिशन का ऑपरेशन है, तो इन दोनों को ऐड करा उसने और एक्यूमुलेटर में डाल दिया। समझ में आ रही है बात? इन दोनों को ऐड किया और एक्यूमुलेटर में डाल दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन में ये काम था। अब अगली दफा क्या होगा? ये वाला IR चेंज हो जाएगा। ये देखिए IR चेंज हो गया। अगली अब ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना 302, ये तो 301 पे हमने काम कर लिया। अब 302 क्या कहती है? 302 अभी प्रोग्राम काउंटर में मौजूद है, इस पे काम शुरू हुआ। IR रजिस्टर में ये तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, IR रजिस्टर में ये तीसरी वैल्यू आ गई और अब क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चली जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर कोई अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ था, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। फिर इसी तरह ये इसकी स्टेट डायग्राम, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच किस तरीके से होती है। सबसे पहले क्या है इसमें सिलसिला, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वहां से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, फिर उसे डिकोडिंग ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, फिर उसमें से जो ऑपरेंड्स हैं, जैसे 2 + 2 है, 2 ऑपरेंड्स है फॉर एग्जांपल इसमें 2। ठीक है, तो वो दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग होते हैं, ऑपरेंड्स फेच होते हैं, फिर उनके दरमियान जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन, जैसे 2 + 2 है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर ये सारा काम होने के बाद ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट होता है कि उसको भेजना कहाँ है।
ठीक है, और फिर वो ऑपरेंड जो है क्या होते हैं, ऑपरेंड स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से जो है वो दोबारा से ये यहाँ पर ये सारा काम होने के बाद यहाँ रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं और फिर दोबारा से ये प्रोसेस इसी तरीके से चल पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, वो सबसे पहले क्या हुई, फेच हुई। अब इंस्ट्रक्शन जो मैंने दी थी वो थी 2+2। जब मैंने 2+2 दिया, सबसे पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगी। अब जिस एड्रेस से भी जा रही है ना, सबसे पहले वो एड्रेस फेच होगा और फिर वो एड्रेस पे जो ऑपरेंड्स है ना 2+2, 2 और 2 ऑपरेंड्स है और बीच में जो है इसके ऑपरेटर लगा हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फेच होगा, उस एड्रेस पे हम गए तो हमें मिला 2+2। फिर क्या होगा, फिर वो देखेगा कि इसकी नेचर क्या है। अब ये डिकोडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, अब वो देखेगा कि इसकी नेचर क्या है ऑपरेशन। तो वो देखेगा कि इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं और एक क्या है, एक ऑपरेटर है, यानी एडिशन का परफॉर्म करना है ऑपरेशन। फिर वो क्या करेगा, इसको एएलयू को दे देगा प्रोसेस करने के लिए। वहां पर ऑपरेंड फेच होंगे, दोनों वैल्यूज है 2 और 2 फेच होंगे और फिर उनका जो साइन है वो फेच होगा। तो वो 2 और 2 फेच होने के बाद वो कहेगा कि इन दोनों को आपस में क्या करो, ऐड कर दो। ऐड होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो फिर कहाँ चली जाएगी, वो दे दी जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, वो मेमोरी को दे दी जाएगी और फिर फर्दर जहां पे भी उसकी जरूरत है उसे ले लिया जाएगा। ये भी इसी तरीके से है, ये उसी की ये माइक्रो डायग्राम है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने दिखाने के लिए आपको बता दी थी। सिंपल इज दैट, बस ये ध्यान में रखिए कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती रहती है। Each instruction is executed during an instruction cycle made up of shorter subcycles. Example: fetch, indirect, execute, interrupt. अब इसमें और भी इंटरप्ट्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, कुछ चीजें डायरेक्ट हो जाती है, कुछ इनडायरेक्ट होती है। तो बेसिकली the cycle is fetch, decode और execute, ठीक है। The performance of each sub cycle involves one or more shorter operations, that is micro operations। और अगर बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, कोई और इनडायरेक्टली कोई वैल्यू कहीं से उठानी है या इस किस्म का कोई भी अगर मसला आ जाए तो फिर ये माइक्रो ऑपरेशन है, तो फिर ये भी इसको भी परफॉर्म करने के लिए फिर सीपीयू जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और बीच में ये तमाम हर्डल्स को भी सॉल्व करते हुए हम अपना फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। और 1 by 1 सीक्वेंशियली करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में एग्जीक्यूट करने की ताकत रखता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यहां तक कोई सवाल है, क्लियर है? यस मिस। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये टॉपिक तो यहाँ खत्म हुआ, मैं देख लेती हूँ और टॉपिक, नहीं तो फिर कल पढ़ाऊंगी। बस ठीक है, अब मैं कल पढ़ाऊंगी बाकी, ठीक है, बकिया कल इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक वीडियो भी है फेच डिकोड एग्जीक्यूट की, वो आप देख लीजिएगा, बल्कि काइंडली आप अभी देख लें, मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, फिर मैं अटेंडेंस लूंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, 10 मिनट्स दे रही हूँ, फिर मैं अटेंडेंस लूंगी, तो सब लोग यहीं रहिएगा। या मैं देख लेती हूँ अभी 49 अटेंडेंस है ना, लास्ट में लूंगी अटेंडेंस, ठीक है। 10 मिनट्स दे रही हूँ आपको, इसको देख ले, फिर हम क्लास एंड करते हैं। सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।